जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सीपी राधाकृष्णन के नाम को आगे कर दिया है, जिसके बाद से बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनके जीत की राह कितनी आसान होगी। वोटों का गणित क्या है, क्योंकि 2022 में जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और अब जब 2025 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, तब सीटों का आंकड़ा एनडीए के हिसाब से बहुत अलग है। भारतीय जनता पार्टी तब पूर्ण बहुमत में हुआ करती थी और अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 240 सीटों के आसपास है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत की राह कितनी आसान है और क्या इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार उन्हें चुनाव में हरा भी सकता है, क्योंकि अभी जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है। हालांकि इसी बीच एनडीए पूरी तरीके से सर्वसम्मति बनाने की कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों से भी लगातार राजनाथ सिंह चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डीएमके से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा नवीन पटनायक से बातचीत हुई है, कई दलों को साधने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का गणित कितना है और जीत के लिए कितने वोट चाहिए और क्या पूरा गणित है, और राधाकृष्णन की जीत की राह कितनी आसान है या मुश्किल होने वाली है, एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं और मौजूदा समय में कुल दोनों सदनों में मिलाकर सदस्यों की संख्या 782 है। इस लिहाज से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 392 का है। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, मतलब 392 वोट जिसके पास रहेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में उसकी जीत हासिल होगी। जब 2022 में चुनाव हुए थे तब जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे और एक तरफा उन्होंने जीत हासिल की थी। और ऐसे में आपको बता दें कि जो वोटों की संख्या है वो लोकसभा में 542 वोट वैध हैं, राज्यसभा में 240 मत हैं। तो इस तरीके से बहुमत का आंकड़ा 392 का है। और क्या अब बड़ा सवाल ये है कि एनडीए के पास 392 वोट है या नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी अब लोकसभा और राज्यसभा में मजबूत दिख रही है। तो आखिर इन दोनों के पास वोटों की संख्या कितनी है वो आपको हम बताते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अगर लोकसभा का अगर आपको गणित समझाएं तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 240 वोट है, कांग्रेस के पास 99, डीएमके के पास 22, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के पास 37, ये भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, टीएमसी 28, ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा ये भी, टीडीपी 16 और जेडीयू 12। तो आप देखेंगे कि ये डीएमके, सपा और टीएमसी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मतदान कर सकते हैं आने वाले समय में अगर इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारता है तो, जबकि टीडीपी और जेडीयू का ये लगभग तय माना जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ये जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये लोकसभा का आंकड़ा है। इसके अलावा और तमाम छोटे छोटे दल हैं जिनके पास 5, 10, 8 इस तरह की सीटें हैं। अब आपको राज्यसभा का गणित बताते हैं। राज्यसभा में 240 कुल वोट हैं, यानी 240 सदस्यों की संख्या है। 102 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, कांग्रेस के पास 27, यानी यहाँ बीजेपी राज्यसभा में अकेले दम पर बहुत आगे है, लेकिन कांग्रेस 27, आम आदमी पार्टी के पास 9। और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी किसके पक्ष में मतदान करती है। जो 9 सीट है, 9 वोट है राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के, वो किसके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, लेकिन ये कहना है कि हम मुद्दों पर साथ रहेंगे। हालांकि वोट चोरी के मसले पर लगातार आम आदमी पार्टी साथ है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जब चुनाव होगा तो उसमें भी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ दिखेगी या नहीं। अपने आप में यह भी एक बड़ा सवाल होगा। टीएमसी के पास 13 है, बीजेडी 7 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है और नवीन पटनायक से भारतीय जनता पार्टी बातचीत लगातार संपर्क कर रही है। राजनाथ सिंह को कमान सौंपी गई है कि आप जो है वो अन्य पार्टियों को लामबंद करिए और सर्वसम्मति से फैसला बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि खड़गे से भी बातचीत हुई है, लेकिन अब ये तो बातचीत का एक क्रम है। अब क्या उम्मीदवार उतारेगा इंडिया अलायंस या नहीं उतारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। डीएमके के पास 10 और डीएमके से भी बातचीत हुई है, राजनाथ सिंह ने बात की है और तमिलनाडु से खुद आते हैं सीपी राधाकृष्णन। आपको बता दें कि लगातार अब तमिल राजनीति को लेकर के लगातार डीएमके और उनकी डीएमके लगातार एक्टिव थी। स्टालिन लगातार तमिल राजनीति की वकालत करते रहे और ऐसे में इस बार एनडीए ने अपना उम्मीदवार तमिलनाडु से ही दिया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर स्टालिन की क्या भूमिका रहेगी, क्या स्टालिन तमिलनाडु वाले हिसाब से जाएंगे या नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं जब अपने गठबंधन के सहयोगियों से बगावत करके किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार के नाम पर मतदान किया। जैसे प्रतिभा सिंह पाटिल की अगर बात की जाए तो अब जब 2007 में उपराष्ट्रपति का चुनाव था तब शिवसेना
एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन महाराष्ट्र फैक्टर की वजह से शिवसेना ने यूपी उम्मीदवार को वोट किया था। तो ये राज्यसभा का गणित है। अब आपको लोकसभा में गठबंधन के आंकड़े बताते हैं कि आखिर गठबंधन के हिसाब से कितनी संख्या है। सरकार के समर्थन में 293, मतलब यहां से भी एक तरफा जीतना संभव नहीं है। विपक्ष के साथ कुल 249 वोट है। तो ये लोकसभा के आंकड़े हैं जहां गठबंधन के हिसाब से। अब राज्यसभा के आंकड़े सरकार के साथ 134 और विपक्ष के साथ 106। अब भी मतलब लोकसभा को आप देखेंगे तो एक तरफा कहीं ना कहीं एनडीए के लिए राह आसान नहीं होनी है। राज्यसभा को अगर मिला लिया जाएगा तब कितनी ये संख्या पहुंच जाएगी वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि अब किसका पलड़ा भारी है। वोटों के जरिए आपको बताते हैं कि सरकार के समर्थन में कुल 427 वोट है, जबकि बहुमत के लिए 392 चाहिए। मतलब मुकाबला बेहद कड़ा है। इंडिया उम्मीदवार भी फाइट कर सकता है। मतलब 2022 में जिस तरीके की चुनाव की स्थिति थी उससे बिल्कुल उलट स्थिति है और 427 सरकार के पक्ष में है, यानी राधाकृष्णन को अभी के हिसाब से 427 वोटों का समर्थन मिल सकता है, जबकि अभी और वोट जुटाने की लगातार कवायद जारी है। आपको बता दें कि विपक्ष के साथ 355 वोट है और बहुमत का आंकड़ा 392 का है। तो इस तरीके से मुकाबला काफ़ी रोचक है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया अब कहां से उम्मीदवार उतारता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दक्षिण का फैक्टर रखा, ओबीसी फैक्टर रखा, तो बहुत सारे फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाई है। तो यही एक बड़ा सवाल रहेगा कि आखिर अब विपक्ष अगर उम्मीदवार अपना उतारेगा तो किसके नाम पर मुहर लगाएगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो नवीन पटनायक से संपर्क लगातार साधने की कोशिश है। इसके अलावा स्टालिन से बातचीत चल रही है, खड़गे से राजनाथ सिंह ने बात की है। तो बहुत सारे मसलों को ध्यान में रखा भी जा रहा है। तो फिलहाल के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन लगभग इन आंकड़ों के हिसाब से चुनाव जीतते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन किस उम्मीदवार को उतारता है, उसके बाद मुकाबला क्या होता है और क्या क्रॉस वोटिंग की भी संभावना रहेगी और मुकाबला कितना कड़ा होगा, अब तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पर ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।